नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। टिड्डी लोकस्ट देखा होगा आप सब लोगों ने, झुंड में चलता है, फसल का नुकसान करते हैं। लेकिन टिड्डी की एक खासियत होती है, वो उड़ती आसमान में है, लेकिन जब सोती है तो पैर ऊपर करके सोती है। क्यों? उसको इस बात का गुमान होता है, या कहें आप उसका विश्वास होता है, जो भी आप मानना चाहें। उसको इस बात का विश्वास होता है कि अगर आसमान गिरेगा तो वो अपने पैरों पर रोक लेगी। ऐसे ही राजनीति में कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी क्षमता पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा होता है और वो इस विश्वास को जीने लगते हैं। उनको लगता है कि ये कोई कपोल कल्पित या जो है यथार्थ से परे बात नहीं है, ये दरअसल वास्तविकता है। और ऐसे ही लोगों में इस समय एक नाम जो है शामिल हुआ है, वो है के चंद्रशेखर राव का, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने, जैसे चाणक्य ने जो है अपनी चुटिया खोल ली थी कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर लेंगे तब तक फिर से जो है शिखा नहीं बांधेंगे, वैसे ही उन्होंने तय कर लिया है कि 2024 तक जब तक मोदी का विकल्प तैयार नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उनको मालूम नहीं है कि 2023 में उनके यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है। 2024 तक अपने पैर पर खड़े रह पाएंगे कि नहीं, इसमें भी शंका है। हार जाएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी मुश्किल है उनके सामने। जो है चुनाव, जो पिछला चुनाव था उनका, उसकी तुलना में इस बार का विधानसभा चुनाव उनके लिए बहुत कठिन होने जा रहा है। तो पिछले दिनों वो दिल्ली आए हुए थे। पिछले दिनों से मेरा मतलब इसी हफ्ते, और 3 दिन यहाँ पर रहे। और आए उनके साथ उनकी बेटी कविता, उसके अलावा उनके एक मंत्री, एक सांसद, राज्यसभा के सदस्य, कुछ अधिकारी, ये पूरा दल बल लेकर आए थे। 3 दिन यहाँ रहे। 3 दिन में किसी ने दिल्ली में नोटिस नहीं लिया। 3 दिन उन्होंने क्या किया ये भी जानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके करीबी लोगों के अनुसार जो उन्होंने किया उसकी अगर बात आपको बताएं तो आपको हंसी आएगी, गुस्सा आएगा, या कोई और भाव आपके मन में आएगा। इसके बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। केसीआर आज से नहीं, 2018 से गैर भाजपा और गैर कांग्रेस एक फ्रंट बनाना चाहते हैं। पहले उसका नाम फेडरल फ्रंट था, अभी नए वाले का नाम रखा जाना है। इसके लिए वो उद्धव ठाकरे से मिल चुके हैं, इसके लिए वो ममता बनर्जी से मिल चुके हैं। अब आप देखिए इन लोगों का आपस का। ममता बनर्जी के आने का मतलब है कि 2 पार्टियां, या मतलब 2 समूह कहें, लेफ्ट फ्रंट इस एकता से बाहर हो जाएगा, और कांग्रेस। ममता बनर्जी कुछ भी कर सकती हैं, कांग्रेस को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर बीजेपी उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो आप लिख कर ले लीजिए मुझसे, ममता बनर्जी पैदल दौड़कर आएंगी हाथ मिलाने के लिए। ये तो मोदी और अमित शाह हैं जो हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी हर संभव कोशिश कर रही हैं, और उनकी नज़र में ममता बनर्जी यानी उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों की साझा दुश्मन अगर कोई पार्टी है, या विरोधी कहें, दुश्मन कहना ठीक नहीं है राजनीति में, तो वो है कांग्रेस पार्टी। तो लक्ष्य एक है, तो जो लक्ष्य एक है तो दोनों मिलकर भी चल सकते हैं। लेकिन वो अब संभावना से बहुत दूर जा चुकी है। ये बात तब तक सही थी जब तक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं था। 2019 के चुनाव के बाद से, 2019 का चुनाव लोकसभा का और 2021 का विधानसभा का चुनाव, अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुख्य प्रतिद्वंदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा जिनसे केसीआर मिले, दूसरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे की मुश्किल ये है कि कांग्रेस के समर्थन से उनकी सरकार चल रही है, तो वो किसी ऐसे फ्रंट में, किसी ऐसे जो है गठबंधन में शामिल होने से पहले 100 बार सोचेंगे जिसमें कांग्रेस के विरोध में लोग हों, क्योंकि कांग्रेस का विरोध का मतलब है उनकी सरकार पर खतरा। तीसरे नेता जिनसे वो मिले, शरद पवार, एनसीपी के अध्यक्ष, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई कोई भी विपक्षी एकता कांग्रेस के बिना बेमानी है। तो अगर आप कांग्रेस को बाहर रखकर चल रहे हैं तो कोई विपक्षी एकता
न हो सकती है, अगर हो भी जाए तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। ये बात वैसे व्यवहारिक है। कांग्रेस पार्टी का जितना बचा हुआ जो भी जनाधार है, उसको पिछले लोकसभा चुनाव में मैं बार बार याद दिलाता हूँ आपको, 20 करोड़ वोट मिले थे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को अगर कोई विपक्षी एकता की बात होती है तो उससे बाहर नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस पार्टी के बिना किसी विपक्षी एकता का मंच तो बन सकता है, सज भी सकता है, उसमें नेता भी आ सकते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आएगी तो उनमें से कोई नहीं मिलेगा। और ये बात मैं कोई अनुमान के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, ये अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। 2018 याद कीजिए, ममता बनर्जी ने इंडिया यूनिटी मोर्चा एक तरह से अघोषित रूप से बनाया था, और जनवरी 2019 में कलकत्ता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर जो रैली की, उसमें देश भर के सारे विपक्षी नेताओं को बुलाया था। उससे पहले 2018 मई में जब कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ, और विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई, लेकिन उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने जेडीएस से समझौता कर लिया, कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो गई। तब जो उनके शपथ ग्रहण में जो पार्टियां आई थी, जो नेता आए थे, आपको याद होगा, उनमें से एक तस्वीर, सभी नेताओं की तस्वीर मंच की आई थी। एक तस्वीर आज भी याद होगी, जब सोनिया गांधी और मायावती ने हाथ मिलाकर हाथ उठाया था। तो वो दृश्य, उसको देखकर तमाम जितने लेफ्ट लिबरल बिरादरी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि बस अब मोदी का समय जो है वो ख़त्म होने वाला है, इतनी भारी विपक्षी एकता होने जा रही है, अब मोदी के लिए टिकना 2019 में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो 2019 में 220, 200, 230 का बीजेपी का आंकड़ा बताने वाले थे, जो गणित आया था वो इसी के आधार पर आया था, इसी उम्मीद में आया था कि विपक्षी दल सारे मिलने जा रहे हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में कोई किसी के साथ नहीं लड़ा, ये आपको पता है। 2024 में भी यही होने वाला है, कोई एकता नहीं होने वाली है। सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजाएंगे। आप इंतज़ार करिए 2024 का, जनवरी फरवरी आने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब चूँकि मैंने जिक्र किया पश्चिम बंगाल का और लेफ्ट फ्रंट का, एक और बयान आया है एक नेता का, जिसको सुनकर फिर आप तय नहीं कर पाएंगे कि हंसें, रोएं, नाराज़ हों या क्या करें। वो हैं माकपा के, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का बयान। उनकी पार्टी की स्टेट कॉन्फ्रेंस चल रही है कोच्चि में, केरल में। वहाँ मीडिया के लोगों से उन्होंने बात करते हुए कहा कि बीजेपी को केवल सीपीएम हरा सकती है। लेफ्ट पार्टीज उन्होंने कहा, लेकिन जाहिर है कि वो सीपीएम के नेता हैं, तो वो सीपीएम की ओर से बोल रहे हैं, ये मानना जाना चाहिए। तो अब आप बताइए, जिस पार्टी का पूरे देश में, मतलब कुछ साल में आपको संग्रहालय में जो पार्टी के बारे में चर्चा, उसका इतिहास मिलेगा, वो पार्टी कह रही है कि हम ही हैं जो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। सीपीएम की हालत ये है कि सिर्फ एक राज्य बना है। 75 साल में 3 राज्य थे, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल। पश्चिम बंगाल में 2011 में जो सीपीएम गई, तो 2021 आते आते सिर्फ 10 सालों में ज़ीरो हो गई पश्चिम बंगाल में, जिस पार्टी ने 34 साल राज किया था उस प्रदेश पर। उसके नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। त्रिपुरा में, वहाँ भी 2-2.5 दशक जो है मानिक सरकार, जो सीपीएम के नेता थे, उन्होंने राज किया, उनकी सरकार रही। और बीजेपी, जिसका एक भी विधायक नहीं था, उसने विधानसभा चुनाव में सफाया कर दिया, केरल में बची है। लेकिन सीताराम येचुरी को शायद अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि केरल की जो सीपीएम है वो दरअसल पिनराई विजयन की सीपीएम है। उसका पुरानी सीपीएम जो मार्क्सवादी पार्टी थी, उसका मार्क्सवाद से और मार्क्सवादी पार्टी से कोई नाता नहीं रह गया है, तकनीकी तौर पर नाम भले ही हो। केरल में पार्टी में, सरकार में वही होगा, वही होता है जो पिनराई विजयन चाहते हैं। ये हैसियत पार्टी के सबसे बड़े नेता केरल के, कहें 2 सबसे बड़े नेताओं में, ईएमएस नंबूदिरीपाद और वीएस अच्युतानंदन, इन दोनों को भी ये हैसियत नहीं मिली
कि वही तय करें कि पार्टी में क्या होगा, सरकार में क्या होगा, जो आज पिनराई विजयन की है। क्यों? क्योंकि बाकी नेताओं की कोई हैसियत नहीं बची है। सीताराम येचुरी हों, प्रकाश करात हों या उनके दूसरे साथी, कहीं से देश में अब तो केरल ही बचा है, केरल के अलावा कहीं से लोकसभा सदस्य जिताने की हैसियत नहीं है अगर दूसरी पार्टी का समर्थन ना हो। दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक दो कहीं कहीं जीत जाते हैं। अब वो सीताराम येचुरी कहें कि वही बता सकते हैं, और वो अब देखिए कह रहे हैं कि स्टेट वाइज स्ट्रेटजी बनाएंगे, हर स्टेट के लिए अलग जो है रणनीति बनेगी कि कैसे मोदी को हराना है। तो अब आप, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि मैं हंसूं कि रोऊं कि क्या करूं। अब अगली बात सुनिए, मामला यहीं तक नहीं है, केसीआर की बात पूरी नहीं हुई है। केसीआर दिल्ली में किससे मिले, आप अंदाज़ा लगाइए। किस पार्टी के नेता से मिले होंगे, किन नेताओं से मिले होंगे? 2 लोगों से मिले जिनके बारे में खबर है। वो मिलने आए थे अरविंद केजरीवाल से भी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल हमेशा अपनी दुकान अलग जो है बनाकर रखना चाहते हैं, वो अलग लेकर चलते हैं। तो केसीआर को उनको मालूम है कि केसीआर उनके किसी काम नहीं आने वाले, तो केसीआर के साथ तो वो नहीं जाएंगे। अब ये सवाल है कि केसीआर दिल्ली में किन 2 नेताओं से मिले। मेरा दावा है कि आप बड़ी मुश्किल से, हो सकता है ना ही पहुंच पाएँ, अंदाज़ा लगा पाएँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोग अंदाज़ा लगा भी लें। और उन जिन 2 नेताओं से मिले उनमें एक सज्जन का नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जो अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री को सरेआम सार्वजनिक रूप से गाली दे रहा है, उस पर अगर कोई दूसरा नेता भरोसा करने को तैयार है तो उसे, मुझे लगता है कि अपनी मानसिक जांच करानी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ लायबिलिटी हो सकते हैं, एसेट किसी पार्टी, किसी संगठन के लिए नहीं हो सकते। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हर समय जहां रहते हैं, हरिशंकर प्रसाई का एक लेख है जिसमें उन्होंने कहा है कि नमक हलाल ही बिक सकता है, क्योंकि जिसका नमक खाता है उसके साथ हो जाता है, लेकिन नमक हराम कभी नहीं बिक सकता। क्योंकि उसका सिद्धांत, वो नमक हराम तभी हो सकता है जब उसके अंदर ये विश्वास हो कि वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये आत्मविश्वास जिसमें हो वही नमक हरामी कर सकता है, वही नहीं बिक सकता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में नहीं बिक सकते, क्योंकि उनका सिद्धांत है कि जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। तो अब केसीआर ने अपनी थाली उनके सामने परोस दी है। अब आप देखिए, अगर जाते हैं, हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जहाँ भी जाते हैं, ममता बनर्जी के साथ जाएं या केसीआर के साथ जाएं, उनके दिन जो है, जो भी कुछ अच्छे हैं वो भी बुरे होने वाले हैं। दूसरे नेता जिनसे मिले केसीआर, नेता नहीं, नेता बन गए हैं आजकल, अपने को नेता कहलाना चाहते हैं, अपनी हैसियत नेता की बनाना चाहते हैं, और जिनकी हैसियत अपने घर में 2 टके की नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं, जो 13 महीने तक जो है देश और दुनिया में छाए रहे, अब उनको गली का कोई आवारा व्यक्ति भी पूछने को तैयार नहीं है। जी हाँ, आपने गैस कर लिया होगा, उनका नाम है राकेश टिकैत। तो मोदी के खिलाफ विकल्प बनाने के लिए किसकी मदद लेंगे केसीआर? सुब्रमण्यम स्वामी और राकेश टिकैत, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है। तो ये मामला कुल ऐसा है कि टोको और नमको ठौर, तो इन दोनों के पास कोई और ठौर नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी की विदाई जो है बीजेपी से होने ही वाली है, और राकेश टिकैत की तो कहीं से विदाई हो नहीं सकती, क्योंकि वो कहीं है नहीं। जिसको अपने गांव में कोई नहीं पूछता हो, अपने घर में कोई नहीं पूछता हो, उसके लिए और क्या कहा जा सकता है? तो अगर इन 2 नेताओं के सहारे, अगर इनको वो मानते हैं केसीआर की ये एसेट हो सकते हैं, ये मददगार हो सकते हैं मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कोई विकल्प तैयार करने के लिए, राष्ट्रीय विकल्प की बात हो रही है, किसी मोहल्ले के विकल्प की बात नहीं हो रही है। हालांकि इन दोनों की हैसियत मोहल्ले की भी नहीं है। ये दोनों जिस हालत में, और राकेश टिकैत तो हमेशा से इस हालत में थे कि ग्राम प्रधान का चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल है। सुब्रमण्यम स्वामी जब भी किसी बड़ी पार्टी का सहारा मिला है, जीते हैं। निर्दलीय यानी अकेले
वो अपनी जमानत बचा लें तो ये बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए। तो ऐसे दो लोगों को साथ लेकर अब आप सोचिए कि इस देश की राजनीति में क्या हो रहा है, किस तरह के लोग हैं, किस दुनिया में रहते हैं, उनका सच्चाई से, वास्तविकता से, ज़मीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ दिल्ली से निकले हैं, केसीआर गए हैं झारखंड, हेमंत सोरेन से मिलेंगे। हेमंत सोरेन खुद अपनी सरकार बचाने के संकट से जूझ रहे हैं। हेमंत सोरेन उनकी क्या मदद करेंगे? केसीआर ऐसा मोर्चा बनाना चाहते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ना हो, और हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है कांग्रेस के समर्थन से। अब आप केसीआर की समझ का, राजनीतिक समझ का अंदाज़ा लगाइए कि वो कह रहे हैं कि अपने हेमंत सोरेन से कहने गए हैं शायद कि तुम एक कुल्हाड़ी मैं दे रहा हूँ, अपने पैर पे मार लो। तो इस तरह की समझ के लोग अब वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे ये सब देख के बड़ा अचंभा भी होता है, दुख भी होता है, चिंता भी होती है कि कैसे लोग भारतीय राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। इनकी राजनीतिक समझ, इनकी देश के बारे में समझ, अपने प्रदेश के बारे में समझ, उसको लेकर इनका विजन क्या है? कुछ नहीं, किसी तरह से जोड़ तोड़ से सत्ता में बने रहना। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।